देखिए रिवीजन है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का। और हमारा टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले इसी चैप्टर को करना चाहिए एफएम में, ताकि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता चल पाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो आप अब रिवीजन कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो देखने का फायदा तभी है जब आप ऑलरेडी इसे कर चुके हैं। अब पहली बार अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। मेरा ये एजम्पशन है कि आप एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर चुके हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से रिवाइज करा रहा हूँ। रिवीजन करते हुए हमारा मेन जो ध्यान रहेगा, ऐसी थ्योरी जो एग्जाम में आ सकती है या न्यूमेरिकल पोर्शन। बेसिक थ्योरी जो आपको चैप्टर पढ़ाते हुए समझाई जाती है, उसको मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए अलग से वीडियो आपके पास है ही पूरा का पूरा देखने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग मेनली जो कॉस्ट निकालते हैं वो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है, जो हमने लोन लिया, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए बिफोर आफ्टर टैक्स होता है और साथ ही साथ रिडीमेबल और इररिडीमेबल के हिसाब से होता है। तो हम बात करते हैं पहले इररिडीमेबल, जिसे परपेचुअल डेट भी बोलते हैं, और बिफोर टैक्स उसका कैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट दो टाइप के हैं। एक इररिडीमेबल, मतलब जिनका पैसा वापस हमें कभी करना ही नहीं है, और एक रिडीमेबल, मतलब जिनका पैसा हमें वापस करना है। तो हम पहले इररिडीमेबल की बात कर रहे हैं। इररिडीमेबल के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स को कंसीडर किए बगैर, टैक्स को इग्नोर करके हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या आने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ईडी बिफोर टैक्स का इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या ये कहें इशू एक्सपेंसेस। तो यहां नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस। अब इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू प्लस प्रीमियम पर है तो प्रीमियम, माइनस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट। तो जो इशू प्राइस है उसमें से इशू एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रोसीड आएगा। कई बार हमें इशू एक्सपेंसेस परसेंटेज में दिए होते हैं 5%। अगर ऑन इशू प्राइस लिखा है तो इशू प्राइस का 5%, अगर हमें पार का लिखा है तो पार का 5%, कुछ नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट इसे पार का 5% मानते हुए फेस वैल्यू का 5% निकाल लेंगे। कई बार हमें ना तो इशू प्राइस दिया होता है, ना ही इशू एक्सपेंसेस दिए होते हैं, कुछ भी नहीं दिया होता है, तो वहां पर हम नेट प्रोसीड मार्केट प्राइस के इक्वल ले लेते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जो नया डेट है उसके लिए नेट प्रोसीड, और जो पुराना डेट है उसके लिए मार्केट प्राइस हम लेते हैं। ये केवल डेट की बात नहीं है, ये प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर दोनों पर अप्लाई होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आफ्टर टैक्स का, जो हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। यहाँ पर हम नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस लिख सकते हैं, और कहाँ पर नेट प्रोसीड लेना है, कहाँ मार्केट प्राइस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ ध्यान रखिए, इसकी जगह अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स पता है तो हम इसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करके आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, और अगर हमें आफ्टर टैक्स पता है तो उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके बिफोर टैक्स भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो है इररिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। इनके बाद में रिडीमेबल आते हैं। पहले हम इनका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फिर सबका एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, तो यहां पर हमें टैक्स को इग्नोर करना है,
तो एक इंटरेस्ट है प्लस जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जिसे मैं एमवी लिखता हूं तो कई बच्चों को मार्केट वैल्यू लगता है, इसे मैं मैच्योरिटी वैल्यू को रिडीमेबल वैल्यू लिख रहा हूँ। तो रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड का जो डिफरेंस होता है वो लॉस होता है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो एनुअल लॉस आ जाएगा, डिवाइड बाय एवरेज प्राइस होता है रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है हमारा बिफोर टैक्स का। अगर मुझे आफ्टर टैक्स निकालना होगा तो इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर ये वाला काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये 1 माइनस टैक्स इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि हमें इससे नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स में हमें एक्स्ट्रा पेमेंट जो हम रिडेम्पशन पर दे रहे हैं, मतलब जो पेमेंट हम प्रीमियम और रिडेम्पशन कर रहे हैं या शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये इनकम टैक्स में नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, तो इनकम टैक्स में इनका टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं है, तो इसलिए इनकम टैक्स बेनिफिट केवल इंटरेस्ट पे मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। अगर हमने यहां पर भी कर दिया पूरे से तो हमने एक तरीके से इनकम टैक्स में पीजीबीपी के चैप्टर में अलाउ कर दिया ऐसा एक्सपेंस जो अलाउड है ही नहीं, तो वो गलत है टेक्निकली, इसलिए ये काम आपको नहीं करना है। तो हमने तसल्ली से सीखा कि क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट का। इसका क्वेश्चन एक एक देखते हैं सो दैट आपको ये भी पता चले कि इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमने एक लोन लिया है 50,000 रुपए का, तो 50,000 का लोन है, इशू एक्सपेंसेस है 500, तो इसका मतलब नेट प्रोसीड 49,500 हो गई हमारे पास। उसके बाद में इंटरेस्ट जो है वो 10% है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, तो 50,000 का 10% इंटरेस्ट आ गया, नेट प्रोसीड आ गई, तो हम फॉर्मूला लगाने को तैयार हैं, टैक्स रेट है नहीं, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। अगर हमारे को टैक्स रेट दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते। अब हम देखते हैं अगर हमें टैक्स रेट भी क्वेश्चन में दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर हमें बता रखा है 12% डिबेंचर्स हैं, 10,000 का पार वैल्यू है, एक्सपेंसेस 5% है। अब पार पर ही इशू कर रहे हैं तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 5% 10,000 का है, लेकिन प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू कर रहे होते तो कंफ्यूजन होती है कि पार वैल्यू का है या इशू प्राइस का है, तो कुछ नहीं कहा तो पार वैल्यू का ले लेते। तो यहाँ इंटरेस्ट हमें पता चल गया 10,000 का 12% 1,200 है, नेट प्रोसीड 10,000 माइनस 5% 9,500 है, टैक्स रेट 30% है, बिफोर टैक्स निकालना है तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लगाया, आफ्टर टैक्स निकालना है तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ टैक्स का मतलब होता है 30%, 30/100 मतलब 0.3, तो सीधा सीधा हमारे आंसर आ गए दोनों। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इररिडेमेबल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स रेट। ये हमारा एक बेसिक रिवीजन चल रहा है और हम चाहते हैं कि आधे पौने घंटे की 1 घंटे की वीडियो देखें, पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा 15 से 20 घंटे का चैप्टर है वो आधे से 1 घंटे के दौरान रिवाइज हो जाए और हम एक कॉन्फिडेंस में आ जाए कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हमें अच्छे से आता है। अब हम बात करते हैं कि रिडीमेबल और फ्लोटिंग में आ जाते हैं हमारे पास। तो एक होता है फ्लोटिंग, असल में क्या है, हम जो देख रहे हैं ये फिक्स रेट है, जैसे हमें इंटरेस्ट 10% है तो 10% ही है, 12 है तो 12% ही रहेगा। फ्लोटिंग में रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है, चेंज कितना होगा, तो हम बैंक से लोन लेने जाएं तो कई बार बैंक कहता है हमें फ्लोटिंग रेट चाहिए जो रेट चेंज होता रहेगा, तो वो कहेगा जो रेट चल रहा होगा ना उसमें +2% या +3%। अब रेट जो चल रहा होगा वो क्या है, तो एक पूरी दुनिया में जो बेस चलता है, जैसे हमारा टाइम चलता है, हमारा जो एक मेन टाइम है वो ग्रीनविच का टाइम चलता है ना, और हमारा इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम का जो है +5.5 आवर्स मतलब 5 घंटा 30 मिनट उसमें प्लस कर दिया जाए तो वो हमारा टाइम चलता है, ऐसा ही तो है।
तो ऐसे ही इंटरेस्ट एक दूसरे को देने के लिए जो लंदन बेस्ड इंटर बोरोइंग बैंक रेट होती है उसे लाइबोर बोल देते हैं। तो वो पूरी दुनिया में एक बेस रेट चलता है। तो लाइबोर के ऊपर बेस्ड हो सकता है हमारा फ्लोटिंग रेट की जितनी भी लाइबोर का रेट चल रहा है प्लस 3%। मान लिया लाइबोर 10 है तो हमारा 13 हो जाएगा, वो 9 है तो 12 हो जाएगा। इंडिया में मुंबई एक हमारे हैब है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। तो मुंबई बेस्ड इंटरबैंक बोरोइंग रेट माइबोर हो सकता है। क्वेश्चन में माइबोर हो लाइबोर हो कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस 3% है तो जो रेट है उसका प्लस 3% कर दीजिए, फिर वो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। बिफोर आफ्टर टैक्स निकाल लीजिए। इसके बाद आता है रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट का अभी अभी हमने फॉर्मूले देखे, अब उसको अप्लाई करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 14, यहाँ पर हमारा 10,000 का डिवेंचर है, पार पर इशू करें 12% और एक्सपेंसेस है 5%, टैक्स रेट 30% है। हमें बिफोर एंड आफ्टर टैक्स निकालना है अगर इसका रिडेम्पशन 10 साल के बाद। तो ये रिडीमेबल हो गया। तो जैसे ही रिडीमेबल हो गया वहां पर एक हमें रिडीमेबल वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो पार पर है कुछ नहीं कहेगा तो रिडीमेबल वैल्यू बाय डिफॉल्ट पार वैल्यू होती है। तो 10,000 में ही उसका रिडेम्पशन करना है हमें। और इशू प्राइस में नेट प्रोसीड है 9500, इशू प्राइस 10,000, 5% एक्सपेंस, तो 9500 क्या हो गया हमारा नेट प्रोसीड हो गया। इंटरेस्ट 1200 हो गया, टैक्स रेट 30%, नंबर ऑफ ईयर 10 हो गए। फॉर्मूला बिफोर टैक्स का हमने लगाया और आंसर हमारे पास तैयार है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। और जब हमने आफ्टर टैक्स निकालना है तो फॉर्मूले में हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 माइनस टैक्स रेट लिख दिया। पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसमें हम 1 माइनस टैक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ। और इसमें वैल्यू डाली 9.13, तो हमेशा हमारा आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स से कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये था कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो बिल्कुल ही डेट की तरह होती है। अच्छा, एक बीच बीच में जो भी टॉपिक है उसे भी कवर करेंगे। कई बार हमसे रियल कॉस्ट पूछते हैं, जो हमने निकाली वो नॉमिनल कॉस्ट है विदाउट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन कॉस्ट। तो अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट को भी कंसीडर कर लेते हैं तो रियल कॉस्ट आ जाती है। इसके लिए जो हमने अभी अभी निकाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक तरीके से अगर वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू, टाइम पीरियड वगैरह, तो आप क्या करो कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लो। और कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट लग जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट सीधा ऐसा ऐसा दिया जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 14% इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो बताओ क्या रहेगा रियल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अब, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मतलब 1.14, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट मतलब 1.05 माइनस 1 इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा ये रियल रेट। सपोज पूरा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जैसा भी हमने पहले किया, तो आप पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालिए, फिर उस कॉस्ट ऑफ डेट को यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ डेट यूज कर लीजिएगा इंटरेस्ट रेट की जगह, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, देखिए कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक अलग चैप्टर होता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, वो हम अलग से चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल बात है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है जब भी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होता है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी होती है, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू का सम। क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का सम, या कॉस्ट ऑफ डेट है। जैसे केडी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अलग अलग फॉर्मूले पढ़े। मान लिया एक इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था आफ्टर टैक्स इररिडीमेबल। अब मान लिया यहां पर हमें इंटरेस्ट दे दिया जाए, टैक्स रेट दे दिया जाए, कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए वैल्यूएशन क्या है। तो नेट प्रोसीड इज वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट प्राइस भी यूज होता है यहाँ, नेट प्रोसीड भी। तो वैल्यूएशन के लिए हमें इन्हीं फॉर्मूला में वैल्यूएशन निकालना,
इन्हीं फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब इंटरेस्ट हर साल सेम है ना, रिडीमेबल है तो रिडीमेबल वाला, तो बॉन्ड में तो इजीली निकल जाता है, लेकिन इक्विटी में आगे जाकर थोड़ी सी समस्या आती है, वो तब बात करेंगे। तो अभी हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करने के लिए जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला लगाया है वही लगाकर निकाल लेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 31A में हमसे कहा जा रहा है कि 5 साल का है बॉन्ड, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला होता असल में प्रेजेंट वैल्यू के सम के टोटल के इक्वल है। क्या प्रेजेंट वैल्यू का सम कैसे आता है, देखिए 1 साल के बाद मान लिया हमने लोन इशू किया, मान लिया हमने डिवेंचर इशू किया, लोन इशू किया, डिवेंचर इशू किया, एक ही बात है। तो मैं हूं कंपनी और मैं पता लगाना चाहता हूं कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। मान लिया मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, डिवेंचर खरीदे, मैंने किसी कंपनी को लोन दिया, तो मैं अपनी रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहता हूं, तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि जो कंपनी की कॉस्ट है वो आपकी इनकम है, फॉर्मूला सेम लगता है ज्यादातर। तो अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, तो कायदे से जो भी फॉर्मूले वो निकले यहीं से ही है, क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस, उसका सम, जितने भी कैश फ्लो हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू का सम ही आज की प्रेजेंट वैल्यू होता है, आज की प्रेजेंट वैल्यू होता है। और इसी के बेसिस पर हमने फॉर्मूले निकाले हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, सब इसी के बेस पर। अब ये कैसे निकलता है, ये क्या है, आज की वैल्यूएशन कोई भी हो, चाहे इक्विटी प्रेफरेंस, सब में एक ही फॉर्मूला है, क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर, और इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैश फ्लो आफ्टर 2 ईयर, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करते चले जाएंगे। अगर इक्विटी शेयर है तो इनफाइनाइट, और अगर प्रेफरेंस या डिवेंचर है, इरिडीमेबल है इनफाइनाइट, रिडीमेबल है तो टाइम पीरियड। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब रेट क्या है वहां, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहां पर ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 1 है तो 1 ईयर, और ईयर 2 है तो कैश फ्लो इंटू 1/कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पावर 2, ऐसे ये फॉर्मूला चलता है। अब इस सब का शॉर्टकट लगाया जो हमने निकाला, जैसे हमने कहा केडी इरिडीमेबल है, तो हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, अगर आफ्टर टैक्स की बात करूं, अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर आया है। ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया है, एक जीपी पढ़ा था आप लोगों ने, वहां से ये फॉर्मूला शॉर्टकट है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हर साल कैश फ्लो सेम होगा, एनवीटी होगा, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो आपको ये अलग अलग ही वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 31A, इसमें ये बोल रखा है कि 5 साल का बॉन्ड है, बॉन्ड में हर एमोर्टाइज होगा इक्वली ओवर इट्स लाइफ, मतलब इस बॉन्ड की हर साल कुछ वैल्यू वापस मिलती रहेगी। तो 5 साल में 5,000 है तो हर साल 1,000 रुपए मिलते रहेंगे, और हर साल इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा उस पे। अब पहले साल 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल 4,000 पे, तीसरे साल 3,000 पे, हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट अलग अलग है, तो इसका मतलब हर साल अमाउंट अलग अलग है। तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब इंटरेस्ट फिक्स होता है, और टाइम पीरियड है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, ये वाला जो है। लेकिन ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब इंटरेस्ट हर साल फिक्स है, यहाँ हर साल 5,000, फिर 4,000 पे, फिर 3,000 पे इंटरेस्ट हर साल अलग है। तो हमें फिर क्या करना है, लॉन्ग कट पे जाना है, ये वाला। तो ये लॉन्ग कट क्या है, ये फॉर्मूला क्या, कैश फ्लो 1 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, 2 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, तो 1,000 रुपए है ना, प्लस इंटरेस्ट पहले साल 5,000 पे, फिर 1,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट 4,000 पे, फिर तो 1,400, 1,320, 1,240, 1,160, 1,080, ये कैश फ्लो है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली 6% के हिसाब से, ये आया। तो ये लॉन्ग कट मेथड है। ये मेथड कब काम आएगा, हमेशा, लेकिन कब, जब हर साल वैल्यू चेंज हो रही है।
तो ये हमेशा काम आता है, हमेशा हमेशा ये फॉर्मूला काम आता है। इसका शॉर्टकट है वो, लेकिन ये शॉर्टकट तभी लगता है जब एन्युटी होता है। ये हर साल सेम अमाउंट होती है तो शॉर्टकट लगाते, अलग अलग है तो ऐसे करना। तो ये वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का पूरा चैप्टर हमने चुटकियों में निपटा दिया, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कॉस्ट ऑफ डेट की तरह ही है, बस जो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स, जो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स होता है, वो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स का होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है। फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, ईबीआईटी आता है। इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ईबीटी आता है। टैक्स माइनस करते हैं, ईएटी आता है। अब यहाँ पर आता है नंबर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स है ना, टैक्स के बाद आ रहा है। और इंटरेस्ट होता है बिफोर टैक्स। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बिफोर टैक्स होता है, उसमें से टैक्स माइनस करना पड़ता है। और प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या होता है? आफ्टर टैक्स। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स है, तो ये फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का इसमें बाय डिफॉल्ट लग जाता है, बिना टैक्स माइनस करे। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट इंटू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। बस यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ जाए। ऐसे ही ये, अब यहाँ पर ये करने के बाद बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। चांसेस कम है आपसे बिफोर टैक्स पूछे, फिर भी पूछे तो आफ्टर टैक्स के लिए 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बिफोर टैक्स निकालने के लिए 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारा रिडीमेबल में भी चलेगा। रिडीमेबल में बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या था? केडी में इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो यही फॉर्मूला, ये बिफोर टैक्स था, यही फॉर्मूला केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आफ्टर टैक्स हो जाएगा। बस यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिख लेंगे, बाकी सब कुछ यही होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमें बिफोर टैक्स निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। सिडनी लिमिटेड है, इनके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक्सपेंसेस ऑन इशू दिए हुए हैं, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स निकालना है, पार पर डिस्काउंट पर प्रीमियम पे इशू किया जाए, टैक्स रेट भी दिया हुआ है। तो ये तो है इरिडेमेबल, क्योंकि कितने साल बाद पैसा वापस करना है ऐसा कुछ बताया नहीं। तो इरिडेमेबल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये है आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना होगा? प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 5% है, 8% का डिविडेंड रेट है, तो हमारा 40,000 रुपए तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो गया। और इशू एक्सपेंसेस हमें बताए हैं 20,000। इशू प्राइस क्या हो जाएगा? 4,70,000, 6%। अगर डिस्काउंट है तो पार है तो वही रहेगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस हो जाएगा। 3 अलग अलग केस में आंसर निकालना है हमें। चलो पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, पार पर इशू करा। तो पार पर इशू करा है तो फेस वैल्यू है 50,000, 5 लाख, और इशू एक्सपेंसेस हैं 20,000, तो नेट प्रोसीड हो गई 4,80,000। डिविडेंड है 40,000, नेट प्रोसीड 480, तो 8.33% बिफोर आफ्टर टैक्स, बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स होता है। बिफोर टैक्स निकालना है तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके बिफोर टैक्स निकाल। अब सेकंड केस देखते हैं, जहां पर हमने 6% डिस्काउंट पर इशू किया है, तो इशू प्राइस 470 हो गया, इशू एक्सपेंसेस 20, तो नेट प्रोसीड 450, तो ये रेट आ गया हमारा।
अगर मैं इसमें थर्ड केस देखूंगा तो थर्ड केस में हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, 4% प्रीमियम है, तो हमारा 5 लाख इशू प्राइस निकालने के लिए 5 लाख प्लस 4% प्रीमियम हो जाएगा, तो 5,20,000 माइनस इशू एक्सपेंसेस 20,000, तो नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा 5 लाख, और फिर 5 लाख के हिसाब से 40,000 डिवाइड बाय 5 लाख करके हम लोग निकाल लेंगे आफ्टर टैक्स, और फिर बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.6 से डिवाइड करके बिफोर टैक्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है या आराम से समझ में आ जाता है आपको? तो ये केपी था इररिडीमेबल, और रिडीमेबल केपी निकालने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर एक कंपनी है जिनके 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10 साल के बाद इशू एक्सपेंसेस 2% है, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए तो एक प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से निकाल लेंगे। एक प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस 100 है, एक्सपेंसेस 2 है 2%, तो नेट प्रोसीड 98 हो गया, रिडीमेबल वैल्यू 100, नंबर ऑफ ईयर 10, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 10। फॉर्मूला लगाया और आंसर तैयार। कोई डाउट इसमें, कोई टेंशन? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस चैप्टर में सबसे लंबा टॉपिक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिफरेंट टाइप से निकलता है। यहाँ दिक्कत क्या है कि फिक्स रेट नहीं होता है। डिविडेंड जैसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का एक फिक्स रेट होता है और डेट का एक फिक्स रेट होता है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी का कोई फिक्स्ड डिविडेंड का रेट नहीं होता है, इसलिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। हम आपके असाइनमेंट में 5 मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच वही जो मैंने हमेशा कहा आपको, हमारा आज का प्राइस क्या होगा, जितने भी फ्यूचर वैल्यू हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू का सम। ठीक है, अब अगर मैं ईयर 1 से शुरू करूंगा और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का सम करूंगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, आज के शेयर का प्राइस, और आज का शेयर प्राइस मतलब P0, प्राइस 0। तो इसमें क्या आएगा, कैश फ्लो 1 का प्रेजेंट वैल्यू है ना, कैश फ्लो 2 का प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे आएगा ना सबका। अब अगर मैं ये कहूं P1 क्या होगा, तो कैश फ्लो 2 का प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो 3 का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। लेकिन इसके लिए कैश फ्लो ईयर 2 का 1 ईयर के हिसाब से देखो तो ईयर 2 उसके 1 साल बाद आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया मैं ईयर 1 का प्राइस निकालना चाहता हूं तो ईयर 2 से निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करूंगा। आज से निकालना चाहता हूं तो ईयर 1 से प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करूंगा, या नहीं? तो अब एक बात ध्यान से समझो, ईयर 2 ऑनवर्ड्स मेरा क्या है, प्राइस 1, ईयर 2 ऑनवर्ड्स सबकी प्रेजेंट वैल्यू का सम क्या है, प्राइस 1, और ईयर 1 में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, 1 साल के बाद का डिविडेंड। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, P0 किसके इक्वल है, P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। मतलब P1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर 2 ऑनवर्ड सारा कैश फ्लो, और 1 साल बाद का कैश फ्लो क्या, D1। तो ये फॉर्मूला या ये एक ही बात है। तो ये पूरा लिखूं मैं, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखूं या ये फॉर्मूला लिखूं, एक ही बात। तो मुझे कब कौन सा फॉर्मूला लिखना, मुझे 1 2 3 4 5 ईयर का डाटा दिया तो मुझे ये बाद वाला लंबा फॉर्मूला लिखना है। मुझे केवल 1 साल के बाद का डिविडेंड, 1 साल के बाद का प्राइस, और हमें दिया तो 1 साल वाला फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन नंबर 44,
यहां पर लिखा है इक्विटी शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस आज का दिया 150, तो P0 क्या दिया 150। कंपनी एक साल बाद डिविडेंड देने का सोच रहे हैं 8 रुपए, तो D1 है 8 रुपए। कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा, मतलब KE ऑलरेडी दे रखा है, तो जब ऑलरेडी KE दे रखा है तो KE तो पूछेंगे नहीं, तो हमसे क्या पूछेंगे कि हमारे शेयर का प्राइस क्या है आफ्टर 1 ईयर। P1 पूछा है, फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे, फॉर्मूला ये रहा, सिंपल। याद करना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी, याद है? डिविडेंड पॉलिसी में वॉल्टर गॉर्डन एंड मोदिग्लियानी एंड मिलर था, तो मोदिग्लियानी एंड मिलर में उसने यहां से शुरुआत करी थी, याद है या नहीं? मोदिग्लियानी एंड मिलर डिविडेंड पॉलिसी यहीं से शुरुआत करी थी, ठीक है। तो यहां पर हमें 5 सालों का इंफॉर्मेशन दिया है, देखो, तो 5 सालों का हिसाब लगा लेंगे, वैसे ही 5 सालों की वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू का सम कर लो, ठीक है। एक है अर्निंग यील्ड मेथड। अब यहां मेथड की एजम्पशन क्या है, आप एक बात समझो, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेमेंट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और अगर हम ये माने 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ सारा का सारा डिविडेंड बांटना है, तो जितना प्रॉफिट हुआ सारा डिविडेंड बांट दोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रो आप कब करते हो, जब आप कुछ रिटेन अर्निंग करते हो। तो यहाँ पर क्या असम्पशन है, जितना अर्निंग हुआ सारा बांट दिया, हर साल अर्निंग सेम ही होगी, तो जस्ट लाइक इंटरेस्ट केपी के डी, यहाँ पर भी हम आराम से निकाल सकते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि हमने सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया, तो हर साल की अर्निंग सेम होगी। तो सेम अर्निंग कब था, अर्निंग अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। अगर अर्निंग एक शेयर की है तो नेट प्रोसीड एक शेयर, अर्निंग टोटल शेयर की है तो नेट प्रोसीड टोटल शेयर की। पुराने शेयर है तो मार्केट प्राइस, नए शेयर है तो नेट प्रोसीड, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या लग गया इसका, अर्निंग अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। अर्निंग एक शेयर की है तो नेट प्रोसीड एक शेयर की, अर्निंग 100 शेयर की है तो नेट प्रोसीड 100 शेयर की, अर्निंग 1 लाख शेयर की है तो नेट प्रोसीड 1 लाख शेयर की, नए शेयर है तो नेट प्रोसीड, पुराने शेयर है तो मार्केट प्राइस। समझ में आती है बात? और अर्निंग पर शेयर कैसे आता है ये तो आपको पता ही है, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 46 क्वेश्चन है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 12 रुपए है, मार्केट प्राइस 150 रुपए है, KE निकालना है, क्योंकि नया शेयर नहीं है, नेट प्रोसीड नहीं है, इशू प्राइस नहीं है, तो मार्केट प्राइस को ही मैं ले लूंगा फॉर्मूले में, और मैं यहाँ पर नेट प्रोसीड भी लिख सकता हूँ या मार्केट प्राइस भी लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लगाया और KE निकाल लिया। तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच आप कब लगाएंगे, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच आप तब लगाएंगे जब आपको क्वेश्चन में अर्निंग दिया है बट कोई ग्रोथ रेट या डिविडेंड पे आउट रेशो या डिविडेंड की कोई जानकारी नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे सारा का सारा प्रॉफिट ऐसे डिविडेंड बढ़ दिया जाता है। लेकिन अगर और जानकारी है जो आगे आने वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है तो वो वाले फॉर्मूले लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। या टाइम हमारे पास है तो दोनों से आंसर निकाल देंगे, जितने जितने फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, या तो क्वेश्चन में हमें बताया जाए कौन सा फॉर्मूला लगाना है या फिर हम सीधा ही लगा देंगे। थर्ड फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में जितना अर्निंग हुआ उसके, डिविडेंड यील्ड मेथड से जितना डिविडेंड है उसके हिसाब से। यहां पर हमारी एजम्पशन है कि हमें क्वेश्चन में जो डिविडेंड दिया है उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अजीब सी असम्पशन है, क्योंकि अगर 100% डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर अर्निंग ही डिविडेंड है, अर्निंग यील्ड अप्रोच ही काम आएगी। और अगर हम 100% डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं, अर्निंग का डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% नहीं है, तो अगर हम कुछ भी पैसा रोक रहे हैं तो उससे हमारा ग्रोथ तो जरूर होगा। लेकिन ये डिविडेंड यील्ड मेथड कहता है ग्रोथ नहीं है और आप डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाओ, तो अजीब सी बात है लेकिन हम लगा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मतलब ये एक तरीके से केपी वाला फॉर्मूला लगा दो। केपी में क्या था, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, यहाँ लगा दो इक्विटी शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। तो यहाँ पर 20,000 शेयर है और 100 रुपए का एक है, मार्केट प्राइस 240 है, तो आप 20,000 के शेयर के हिसाब से टोटल लेकर भी कर सकते हैं, पर शेयर भी कर सकते हैं।
कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बस ये बात बोलिए। तो डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड यील्ड अप्रोच। असल में यहाँ अजम्पशन ये है, यहाँ अजम्पशन ये है, असल में ये डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड में कोई फर्क नहीं है until unless हमें अर्निंग की अमाउंट बताई जाए। तो हमारी अजम्पशन ये है कि जो अर्निंग था वो भी 12 था, सारा डिविडेंड बांट दिया वो भी 12 है, तो कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए हमने वही फॉर्मूला लगाया। फिलहाल अगर हमें अर्निंग भी दिया हो डिविडेंड भी दिया हो लेकिन ग्रोथ रेट नहीं दिया है तो मजबूरी में हमें दोनों से आंसर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं लगता है फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल। तो डिविडेंड यील्ड अप्रोच और अर्निंग यील्ड अप्रोच और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ये 3 हमने पढ़े। लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें ये फॉर्मूले काम बहुत कम उम्मीद आए। शुरुआत जो अब हमारी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से हो रही है, यहां से लगभग शुरुआत होगी। क्वेश्चन में ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। याद करो डिविडेंड पॉलिसी में हमने पढ़ा था एक गोल्डन मॉडल, याद है? वही है ये। तो ये फॉर्मूला है डिविडेंड 1 ईयर के बाद का D1, क्योंकि यहाँ ग्रोथ रेट है, डिविडेंड हर साल चेंज हो जाता है। तो आज का डिविडेंड दिया है अगर D0 तो उसमें ग्रोथ रेट ऐड करके D1 निकालेंगे। D1 फॉर्मूले में लगाएंगे अपॉन नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस प्लस G इंटू 100। अगेन ये फॉर्मूला वहीं से निकला है जो मैंने आपको बताया था रियलाइज्ड यील्ड में। 1 साल बाद का कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, 2 साल बाद का कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो सब लगाकर जीपी बताया था ना, उसी फॉर्मूले से निकला ये भी फॉर्मूला, वहीं से आया ये। ठीक है, तो के का फॉर्मूला ये लगाना है अगर हमें ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 59, ये डिविडेंड देने की सोच रहे हैं, तो देखो फ्यूचर में डिविडेंड देंगे, ईयर एंड पर तो D1 है, और अगर लिखा है एट प्रेजेंट अभी डिविडेंड दिया है या डिविडेंड दे चुके हैं तो वो D0 है। तो ये देने की सोच रहे हैं तो ये D1 है। तो D1 कितना है? 10%, 10 रुपए का फेस वैल्यू तो 1 रुपया, ग्रोथ रेट 8%, मार्केट प्राइस 25, फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल लिया। सिंपल, कोई टेंशन है इसमें? ग्रोथ रेट कई बार नहीं दिया होता, हमें निकालना पड़ता है। तो ग्रोथ रेट हमें निकालना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं कि हमें ये फॉर्मूला है, के दे दिया, D1 दे दिया, नेट प्रोसीड दे दिया, जी नहीं दिया तो यहां से जी निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जी हमें ऐसे निकालना है, लेकिन ग्रोथ रेट का भी एक सीधा फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? देखो भाई, अर्निंग 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक रिटेंशन, एक डिविडेंड। जितनी भी हमारी अर्निंग होती है उसमें से कुछ हम डिविडेंड बांट देते हैं, कुछ रिटेन करते हैं। मैं इमेजिनरी एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। मान लिया अर्निंग हुई हमारी 100 रुपए की, जिसमें से हमने 60 रुपए का डिविडेंड दे दिया और 40 रुपए का डिविडेंड अर्निंग बचा लिया। तो ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड पे आउट रेशो होता है, डिविडेंड पे आउट रेशो होता है डिविडेंड अपॉन अर्निंग इंटू 100। तो ये हो गया 60%, और इसे ये होता है हमारा अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन अर्निंग इंटू 100। रिटेंशन रेशो, ये रेशो एनालिसिस में भी हम पढ़ चुके हैं, और यहां पर हम अर्निंग है 100 माइनस 40, 100 माइनस 60, तो यहाँ 40 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये 40% हो गया। तो रिटेंशन रेशो कितना है? 40%। डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है? 60%। लेकिन रिटेंशन रेशो को बी भी बोल देते हैं, और जनरली बी इक्वल टू 0.4 ऐसा लिखा होता है। 0.4 का मतलब 40%। तो 1 माइनस बी डिविडेंड पे आउट रेशो होगा 0.6। समझ में आती है बात? अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम ग्रो कितना करेंगे, जितना पैसा बिजनेस में और इन्वेस्ट करेंगे, और बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट कितना होगा जितना रिटेन कर रहे हैं, रिटेंशन है। तो जितनी रिटेंशन है उतना हम ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करने के लिए रिटेंशन पर अर्निंग करनी पड़ेगी।
अर्निंग का रेट होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटेंशन रेशियो को जब हम रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ग्रोथ आ जाता है। और अगर हमें रेट आर नहीं दिया तो इसका भी फॉर्मूला होता है अर्निंग अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। पता कितनी कमाई हो रही है अर्निंग का रेट। तो ये है हमारे इसमें, अगर हमें ग्रोथ रेट नहीं दिया तो ग्रोथ रेट कैसे निकले उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले होते हैं। एक और कभी कभी हमें पी रेशो दिया होता है, प्राइस अर्निंग रेशो, जो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर होता है। और के का फॉर्मूला रियलाइज्ड अर्निंग पर अर्निंग यील्ड बेसिस से हमारा के का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो हम कह सकते हैं पी होता है 1/ke और के होता है 1/pe। कभी कभी हम इसका भी यूज करते हैं अलग अलग फॉर्मूले में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को ग्रोथ निकालना पड़ता है, ग्रोथ रेट अलग तरीके से। वो क्या रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 76 है, यहां पर हमें बोला गया है कि हमने पहले डिविडेंड दिया 10.68, फिर दिया 11.5, फिर 12, फिर 13.1, फिर 14। ये हमने अलग अलग साल में डिविडेंड दिया। तो हमें पता चल रहा है डिविडेंड बढ़ता जा रहा है या नहीं, तो ग्रोथ रेट। और याद रखना जब भी कभी कई ईयर्स इन्वॉल्व होंगे तो हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही लगता है, हमारा ज्योमेट्रिक मीन लगता है। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन वाले फॉर्मूले से निकालना था, लेकिन मैंने इसे आसान बनाने के लिए इसे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से बनाया। देखो इसे मानो प्रेजेंट वैल्यू 10.68 को, और 14 को मानो फ्यूचर वैल्यू। तो 1 2 3 4 बार ग्रो हुआ। याद करो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। याद करो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो यहां पर जो रेट है वो ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ रेट आ जाएगी ट्रायल एंड हिट मेथड से। कैसे आएगी, जैसे यहां पर फ्यूचर वैल्यू 14 रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू 10.68 है, 1 प्लस ग्रोथ अपॉन 100 की पावर n। तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हम 10% से शुरुआत करेंगे ग्रोथ रेट की, अगर 10 से कम लेना है तो 5 7 ऐसे करके 5 7% 6% आ जाएगा, ज्यादा तो 15-20% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास आगे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमारे ग्रोथ रेट भी अलग अलग होती है। अब देखो ग्रोथ रेट अलग अलग है तो या तो 4-5 साल की इंफॉर्मेशन ही हो और हम रियलाइज्ड अप्रोच से नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का सम कर लें। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट पीरियड तक जा रहा है तो ग्रोथ रेट हर साल चेंज नहीं होगी। उस क्वेश्चन में क्या होगा, शुरू के 2-3 साल में ग्रोथ रेट सेम है, बाद में चेंज होकर सेम। मतलब मान लिया शुरू के 4 साल 5% ग्रोथ रेट है और 5 साल के बाद हमेशा 8% है। तो जहां 2 बार हमारा चेंजेस हो रहे हैं वहां पर हमें क्या करना है, इसके स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे, मैं आपको फिर से बता देता हूं इसमें क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 81 है ना, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहां पर क्या बोल रखा है कि आपका 12% का ग्रोथ रेट है शुरू के 2 साल। शुरू के 2 साल 12% ग्रोथ रेट है, तीसरे चौथे साल मतलब अगले 2 सालों में ग्रोथ रेट आपका 10% है 12% की जगह, उसके बाद हमेशा 8% है। तो 3 ग्रोथ रेट है, शुरू के 2 साल का अलग, अगले 2 साल का अलग और उसके बाद का अलग। अब आपको याद है मैंने क्या बात बताई थी, प्रेजेंट वैल्यू का जो सम होता है वही आज का प्राइस होता है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डेट हो, चाहे इक्विटी शेयर हो। जो अलग अलग फॉर्मूले हैं वो यहीं से निकल कर आए, तो हम यही लगा दें तो काम हो जाएगा। लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज चलनी है,
इनफाइनाइट सीरीज में शुरू के 2 साल हमने लिख लिया, हमें D0 दिया हुआ 1.50 रुपए, लास्ट डिविडेंड है 1.50 रुपए, उसको ग्रो कर दिया 12%, फिर 12% 2 साल हो गया, फिर 10% और 10% 4 साल हो गया। उसके बाद पूरी जिंदगी ग्रो होगा 8% से, उसके बाद पूरी जिंदगी ग्रो होगा 8% से। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, इसकी निकाल लें, इसकी निकाल लें, इसकी निकाल लें, और जो आगे पूरी जिंदगी होगा उसके लिए एक टेक्निक अपना लें। क्या? जो फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1, पहले फॉर्मूला इसका लिखता हूं, के का D1 अपॉन नेट प्रोसीड प्लस G इंटू 100, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ग्रोथ रेट वाला। सपोज हमें यहां से नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस निकालनी हो तो इसी को घुमाएंगे फिराएंगे तो ये पड़ेगा D1 अपॉन के माइनस G, ये फॉर्मूला पड़ता है। अब अगर हमें आज का शेयर प्राइस निकालना है तो ये क्या यूज हो रहा है? D1, और यहाँ क्या है? D5, 5वें साल से। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक ही रेट है, फिक्स्ड ग्रोथ रेट, एक ही रेट है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 5वें साल से तो एक ही ग्रोथ रेट हो गई ना, शुरू की 4 साल अलग अलग थी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 5वें साल से एक हो गई। तो जब मैं फॉर्मूले में D1 लिख रहा हूं तो मेरा आ रहा है P0, और फॉर्मूले में अगर D5 लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा P4। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? ये क्या आ जाएगा? P4, और मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 ईयर का निकालना था और P4 और आ गया। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर सम कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। तो ये स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। रिवीजन में तो मैं इतना ही करा सकता हूँ, पूरा पूरा सॉल्व तो मैं नहीं कराऊंगा रिवीजन में, उसके लिए पूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो CAPM की बात करते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM में हम लोग अंदाजा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिस्क, कितना बीटा है, उस बीटा और मार्केट रिस्क को कंपेयर करके हम सिक्योरिटी रिस्क पर आते हैं, और हम रिस्क फ्री रिटर्न में सिक्योरिटी का रिस्क ऐड करते हैं, तो हमारे पास CAPM के अकॉर्डिंग आ जाता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिस्क फ्री रिटर्न में हम सिक्योरिटी का प्रीमियम ऐड करते हैं, और सिक्योरिटी का प्रीमियम ऐड करने के लिए हम मार्केट रिस्क को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और मार्केट रिस्क आता है मार्केट की रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस। तो कुल मिलाकर जो इसका सीधा फॉर्मूला बनता है वो ये हो जाता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा। बीटा हमारा वही है जो रिग्रेशन में हमारे BXY और BYX होता है, बीटा जो हमें बताता है कितना डिफरेंस आएगा हमारी सिक्योरिटी की रिटर्न में अगर 1% चेंज आएगा मार्केट में। तो ये वहां से फॉर्मूला आता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पर बीटा है 2.4, इसका मतलब शेयर मार्केट में 1% का चेंज आएगा तो हमारी सिक्योरिटी 2.4% चेंज होगी, ऊपर है तो ऊपर जाएगी, नीचे है तो नीचे जाएगी। तो 2.4% ज्यादा, 2.4 टाइम्स रिस्कियर है हमारी सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू मार्केट। तो वहां पर हमारा 2.4 दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न 9 है, मार्केट में रिटर्न 16 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे और आराम से हमारा CAPM के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये CAPM के हिसाब से हो गया। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। 4 टाइप की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेसिकली शेयर होल्डर का ही पैसा होता है। तो ये जस्ट लाइक KE होती है, विद वन डिफरेंस कि KE में नए शेयर भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पुरानी ही है, पुराना पैसा कमाया हुआ है, तो ये एग्जिस्टिंग KE के इक्वल रहती है, मतलब मार्केट प्राइस यूज करना है इन कंपेयर टू नेट प्रोसीड। तो जो जो फॉर्मूले KE के थे वही फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, कुछ अलग फॉर्मूले भी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालते हुए हमें ये एज्यूम करना होता है कि अगर मान लिया ये पैसा हम शेयर होल्डर को दें
और वो पैसा कमाए, लगाए, इन्वेस्ट करे, और जितनी उसकी अर्निंग होगी वही के आर है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो अगर हम शेयर होल्डर को पैसा देंगे तो उसको कैपिटल गेन या टैक्सेशन होगा, वो भी ध्यान रखना, उसका पर्सनल टैक्स रेट भी ध्यान रखना। तो इसलिए 2-3 फॉर्मूले लगाएंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं। कि आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल, मतलब कुछ नहीं कहा रखा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होगी अगर हम इसे मार्केट प्राइस यूज करें। मार्केट प्राइस मतलब एग्जिस्टिंग शेयर के लिए बात करें, तो अगर हम मार्केट प्राइस को यूज करके के ई निकालेंगे वही के आर होगी। लेकिन अगर सपोज हमें पर्सनल इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, देखो कैपिटल गेन आपने पढ़, पीजीबीपी पढ़ रखा है, कैपिटल गेन पढ़ रखा है आपने, टैक्सेशन पढ़ रखा है अगर, तो आपको ये बात पता होगी कि कैपिटल, भाई हम ये एज्यूम करते हैं कंपनी जो है शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देगी, मान लिया एक रिटेन अर्निंग है, इसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसको टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा और फिर वो नई जगह इन्वेस्ट करेगा, वहां इन्वेस्ट करने में खर्चा होगा, वो फ्लोटेशन, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, वो सब लेस करने के बाद जो उसको अर्निंग होती है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कम से कम उसे चाहिए। मतलब मान लिया 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैंने अपने शेयर होल्डर को 1 लाख मान लिया बांट दिए, तो उसको 30% का टैक्स पड़ेगा, तो उसके हाथ में आएंगे 70,000। वो 70,000 को इन्वेस्ट करेगा तो 68,000 इन्वेस्ट होंगे, 2,000 का खर्चा हो जाएगा, उस पे मान लिया उसे 6800 की अर्निंग होगी। तो अब 6800 की अर्निंग हो रही है उसको, कितनी अमाउंट पर, 1 लाख पे, तो कितने परसेंट बैठेगा, 6.8%। तो वही के आर है। तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है ऐसे निकालने का। तो के इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट इंटू 1 माइनस बी, बी का मतलब है एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पर अगर वो कहीं और कमाता है तो 10% की कमाई होती है, मतलब के ई 10% है, और 3% शोल्डर 30% टैक्स रेट है, और 3% उसकी ब्रोकरेज है। फॉर्मूला लगाया और आंसर तैयार। ठीक है, वरना के ई और के आर दोनों सेम होते हैं, अगर कुछ और नहीं दिया है तो फॉर्मूला वही लगेंगे। देखो जो फॉर्मूला हमारा के ई के लिए था वही फॉर्मूला के आर के लिए लगेगा विद वन डिफरेंस, और वो क्या है, नेट प्रोसीड हमारा के ई में था और के आर में मार्केट प्राइस है, और कोई फर्क नहीं है। इसके बाद आता है राइट ऑफर अप्रोच। अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखिए, जो अर्निंग होती है उस पर पर्सनल टैक्स रेट लगता है, तो नेट अमाउंट हमारे पास ये आती है, और जो मार्केट प्राइस होती है उसे बेचने पे कैपिटल गेन लगता है, तो नेट अमाउंट ये आती है हमारे पास। तो इस हिसाब से हमारे पास नेट इनकम इतनी होनी चाहिए। तो एक अल्टरनेट फॉर्मूला ये भी है अगर हमें कैपिटल गेन टैक्स और पर्सनल टैक्स रेट दे रखा हो तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 92 में हमें बता रखा है डिविडेंड है 3 रुपए और मार्केट प्राइस 25 रुपए, मार्जिनल टैक्स रेट 40%, कैपिटल गेन टैक्स 30%, तो हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक और अलग से फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब हम के डी, के पी, के ई और के आर निकालना सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, जिसे हम के ओ बोलते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ये बुक वैल्यू वेट लेकर भी किया जा सकता है और मार्केट वैल्यू वेट लेकर भी किया जा सकता है, दोनों से किया जा सकता है। क्वेश्चन में बताया जाएगा बुक वैल्यू वेट लेना है या मार्केट वैल्यू वेट लेना है, नहीं बताया तो हम लोग दोनों से भी कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू से भी कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा वेट दे रखा है तो हम आराम से फॉर्मूला लगा लेंगे। हमारा के ओ या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है ये के ई इंटू वेट ऑफ ई प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डी प्लस के पी इंटू वेट ऑफ पी प्लस के आर इंटू वेट ऑफ आर। तो डिविडेंड, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग जो है वो, कई बार डिवेंचर 2-3 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर 2-3 टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर 2-3 टाइप के होते हैं, तो वो सब अलग अलग आ जाएगा। तो अगर ज्यादा है, 2 हैं तो ऐसा कर लो, ज्यादा है तो हम एक टेबल बना लेंगे
और टेबल बनाकर हम टेबुलर फॉर्म में इसे निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? बुक वैल्यू वेट है जैसे 4 चीजें हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंशियल इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, चारों की कॉस्ट दे रखी है। तो आप सबसे पहले बुक वैल्यू वेट निकालिए। कैसे? 15 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 15 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, तो वेट आ जाएगा। अब वेट को, हमारा फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू के। वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके सम करना। याद रखिए, कॉस्ट को परसेंटेज में पूरा लिखिए 4/12 ऐसे, और वेट को पॉइंट में लिखिए। दोनों को पॉइंट में लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे, ना फंसे इसलिए रेट को ऐसा लिखो 4/12 15/15, और वेट को पॉइंट में लिखो। वेट का टोटल 1 होना चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है ऐसे वेट का टोटल 1 होना चाहिए, और वेट इंटू के करके हमारा आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये बुक वैल्यू वेट है। बुक वैल्यू वेट में हम लोग ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर सारी की सारी हमें कॉस्ट रखी हुई दे दी थी कि भैया ये है इतनी कॉस्ट, ये है इतनी कॉस्ट, ये है इतनी कॉस्ट। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें सारी की सारी कॉस्ट निकालनी पड़ जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 116 है, यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ डिविडेंड के बारे में जानकारी है, ग्रोथ के बारे में है, तो हम के ई निकालेंगे, है ना, और फिर के डी निकालेंगे, के आर निकालेंगे, और फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाएंगे। तो आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 117 है, या डिबेंचर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो केडी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेफरेंस शेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, केपी का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्विटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, केई का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर सब लगाने के बाद के आर निकालेंगे। फिर इन सब की वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू। करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, याद रखना, करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख आ जाएगी। इसका वेट निकाल लेंगे, 12 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, 450 डिवाइड बाय 30 लाख, सबकी अलग अलग कॉस्ट निकाल के वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ये है हमारा बुक वैल्यू के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारा अलग अलग हैं सारे क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद है मार्केट वैल्यू वेट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि मार्केट में इक्विटी होता है, मार्केट में डेट बिकता है, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर बिकता है, मार्केट में रिटेन अर्निंग नहीं बिकता है। और एक बात ध्यान रखिए, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है अगर, तो जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस में रिटेन अर्निंग इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट बात, हमें जो मार्केट प्राइस लेना है ना शेयर का, जो हमें मार्केट प्राइस लेना है इक्विटी शेयर का, उसके दो हिस्से करने हैं, एक इक्विटी और एक रिटेन अर्निंग। और इसके लिए जो रेशो यूज करेंगे वो बुक वैल्यू, इन दोनों की बुक वैल्यू का रेशो यूज करेंगे। मतलब क्या है समझो। ये है क्वेश्चन नंबर 122। यहां पर हमारे पास रिटेन अर्निंग है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। बुक वैल्यू को लेकर के कर लो तो बुक वैल्यू का वेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू को वेट ले लो, मार्केट वैल्यू का आ जाएगा। ये तो सिंपल हो जाएगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, है ना। अब जैसे ही क्वेश्चन है 123, यहां पर हमें बुक वैल्यू दे रखी है, तो बुक वैल्यू का वेट लेकर के ये 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, और हमने आंसर निकाल दिया। हमारा आंसर आ गया 10.77%। लेकिन अगर हम मार्केट वैल्यू लेंगे तो ध्यान दो, मार्केट वैल्यू में हमें रिटेन अर्निंग की कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी, क्योंकि बिकती नहीं है मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 7 लाख, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, और 4:1 का रेशो यूज करेंगे। बस ये एक बात समझाने की। तो हमने क्या करा, 7 लाख को 4:1 के रेशो में बांटा, 5,60,000 एक 40 आ गया। फिर हमने वेट निकाला, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। और ये तब करने की जरूरत है जब के आर और के ई अलग अलग है। अगर के ई के आर सेम ही है, मान लिया के ई भी 10%, के आर भी 10%, तो अलग अलग करने की क्या जरूरत है, मत करो।
ठीक है, और अगर कंफ्यूजन है करें ना करें तो हमेशा कर लो। ठीक है, अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है मार्जिनल कॉस्ट। ये था कि हमने हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है या नए शेयर इशू कर रहे हैं उसके बाद जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है बिफोर एंड आफ्टर इशू। बट मार्जिनल कॉस्ट भी होता है, मतलब ये है, मान लिया आपके पास 50 लाख रुपए पहले थे, तो उसमें इक्विटी भी था, प्रेफरेंस भी था, डेट भी था, तो आपने इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ली। मान लिया आपने 5 लाख के नए इक्विटी शेयर इशू करे, तो अब आपकी 55 लाख हो गए, उसकी नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो 5 लाख नए शेयर इशू कर रहे हैं केवल इसी की कॉस्ट निकाली जाए तो इसे हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ये भी हो सकता है ये क्या 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और 3 लाख के डेट इशू कर रहे हैं, तो 8 लाख की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, और इसके लिए मार्जिनल वेट होगा 5 लाख और 3 लाख। ये भी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 138 में अगर हम देखें, कंपनी की अभी कॉस्ट बता रखी है, कंपनी चाहती है 5 लाख रुपए रेज करना, और ये कह रही है 1 लाख तो हम रिटेन अर्निंग से यूज कर लेंगे, बाकी बचे 4 लाख वो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर से करेंगे। तो इसका मतलब आप ये मानो क्वेश्चन में केवल 5 लाख है, 1 लाख रिटेन अर्निंग, 3 लाख डिवेंचर, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, और इनकी अमाउंट लिखो, इनका वेट लिखो, इनकी कॉस्ट लिखो और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। इसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं हम ऑलरेडी, सारी वीडियो आपके पास ऑलरेडी है। इसमें हमारे को जो करना है वो सारा रिवाइज किया हमने, इसको आप देखोगे पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो इसका अच्छे से रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस करिए और एक जगह सारे फॉर्मूले आप लिख भी